हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर, यानी इस डर को दूर भगा देना है। दोस्तों, डर को दूर भगाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का अभी इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यू चल रहा है। और उसमें भी खुशी की बात यह है कि ये आज इकॉनमी का लास्ट एमसीक्यू सेशन है दोस्तों। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इकॉनमी रिलेटेड सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं तो आपका पर्पस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इकॉनमी एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट ओपन करिए और उन सारे वीडियोज़ को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए और प्रीलिम्स में एकदम हाई से हाई मार्क्स आप स्कोर करने के चांसेस को इंक्रीज करिए। सिर्फ इकॉनमी ही नहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इन सभी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और अपकमिंग एमसीक्यूज है आर्ट एंड कल्चर पर, फिर है आपका इन्वायरमेंट पर, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद साइंस एंड टेक पर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग एवरी सब्जेक्ट्स के स्टैटिक पोर्शन को विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। इससे आपके नॉलेज का गैप बिल्कुल फिल हो जाएगा। देखिए, आप में से कई लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। आप पीडीएफ को भूल जाइए, आप इस 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स का इस्तेमाल करिए कि अपने नॉलेज के गैप को भरने में। ठीक है, मतलब आप पीडीएफ जमा करते रह जाएंगे दोस्तों, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं ऐसे कम से कम एक दो नहीं हज़ारों लोगों को जानता हूँ, एटलीस्ट पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट मुझे पता है कि वो लोग पीडीएफ कलेक्ट करते हैं और उसका कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। तो वो सब काम नहीं, आप सीधा इस सेशन को अपने लिए मैक्सिमम फ्रूटफुल बनाइए। चाहे तो आप एक पेन और एक रफ कॉपी लेकर के रखिए, तो थोड़ा बहुत आप स्क्रिबल करते हुए पढ़ सकते हैं। चलिए, अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय। तो दोस्तों, इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन किसके द्वारा कैरी किया जाता है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो अभी जो है नीति आयोग जो है वो आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन करती है। पॉवर्टी एस्टिमेशन करने के लिए क्या करती है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो डेटा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा को कलेक्ट करती है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में किसके द्वारा कैरी किया जाएगा? नीति आयोग, बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो क्वेश्चन 1 का सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा बात है। पॉवर्टी एस्टिमेशन किसके द्वारा किया जाएगा? नीति आयोग के द्वारा, एनएसएसओ के डेटा के बेसिस पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहिएगा दोस्तों, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारा रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो आवाज़ थोड़ा सा फंस जाता है। चलिए, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ इनकम। देखिए, पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए हम लोग बेसिकली दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक है इनकम मेथड और दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप ऐसे सोच करके देखिए कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वो ठीक ठाक लाइफ जी लेते हैं। क्यों? कई कारण हो सकते हैं इसे। उनको पुश्तैनी, मतलब हेरिडेटरी, उनको काफ़ी पैसा मिला हो, ठीक है, या फिर वो अभी छोटे बच्चे हों, उनके मम्मी पापा कमाते हैं, वो नहीं कमाते हैं, बट उनकी लाइफस्टाइल ठीक है। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करने में और इनकम मेथड को यूज करने में एक्सपेंडिचर मेथड किस तरह से ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल होगा पॉवर्टी एस्टिमेशन में। तो आइए देखते हैं। ऑल पीपल कंज्यूम बट नॉट ऑल अर्न। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सारे लोग अर्न करें ये जरूरी नहीं, बट सारे लोग कंज्यूम तो करते ही हैं। तो यस, ये इसका रीजन हो सकता है। दूसरा देखिए, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। बिल्कुल, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि इनकम कैलकुलेट करना ही बहुत डिफिकल्ट है कि कौन कितना कमा रहा है। कई बार जो कमा रहे हैं लोग ना, उन्हीं को नहीं पता कि वो महीने में कितना कमा रहे हैं। तो सरकार को के लिए पता लगाना तो स्टिल बहुत डिफिकल्ट है। तो यस, ये भी इसका रीजन हो सकता है। फिर देखिए, हिंड्रेंस इन कलेक्टिंग इनकम डाटा। यस, इनकम डेटा को कलेक्ट करने में जो डिफ़िकल्टीज होती है वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी एक तरीके से आपका बेनिफिट हो सकता है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को यूज करने का। ठीक है, यानी दो तरीके से पॉवर्टी एस्टिमेशन करने में एक्सपेंडिचर मेथड से पॉवर्टी एस्टिमेशन करना क्यों बेटर है? तो इसलिए बेटर है क्योंकि सारे लोग कंज्यूम तो करते ही हैं, बट अर्न करें या ना करें जरूरी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में
डिफ़िकल्टी है दोस्तों इनकम रिलेटेड डेटा को कैलकुलेट करना, और अदरवाइज भी इनकम रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना सभी जगह से डिफिकल्ट है। तो ये सारे ही इसके रीजन है। तो बेसिकली 2 का डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। आई दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर प्रेजेंट इन द NSSO's मिक्स्ड रिकॉल पीरियड फॉर मेजरिंग कंजम्पशन। देखिए, सब पहले जो जिस तरीके से आपका कंजम्पशन मेजर किया जाता था उसको कहते थे यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यानी कि एक साल के अंदर 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 आपने क्या क्या चीज़ें कंज्यूम किया, या 1 मंथ के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें कंज्यूम किया, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था। अब क्या है, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यूज होता है। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में ये होता है दोस्तों, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में ये होता है कि पिछले एक साल में आपने कौन कौन सी इनफ्रीक्वेंट, जो जिसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही होता है, उस टाइप जिसकी खरीदारी कुछ कम ही होती है, वैसी कितनी चीज़ें खरीदी। जैसे देखिए, आप साबुन शायद हर महीने खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन क्या आप चप्पल हर महीने खरीदेंगे? नहीं। तो चप्पल इनफ्रीक्वेंट आपका खरीदारी होगी चप्पल की। तो इनफ्रीक्वेंट जिन चीज़ों को खरीदा जाता है उसको लास्ट ईयर में खरीदा कि नहीं खरीदा ये पूछते हैं, इनफ्रीक्वेंट चीज़ें। और जो ये एक साल का पूछते हैं तो यहाँ 1 ईयर पीरियड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा 30 डेज पीरियड यूज करते हैं रिमेनिंग आइटम्स के लिए, जिसको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, ये फ्रीक्वेंटली बाई किया जाता है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में 1 ईयर पीरियड लिया जाता है कुछ चीज़ों के लिए, जिसको कि मतलब हर दिन या हर हफ्ते टाइप लोग नहीं खरीद रहे हैं। और फिर दूसरा जो है जिसको फ्रीक्वेंटली परचेज किया जाता है उसके लिए 30 डेज रेफरेंस पीरियड यूज किया जाता है। मेरी बात समझ गया? और इसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो दोस्तों, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आज प्रेजेंट इन द NSSO मिक्स्ड रिकॉल पीरियड फॉर मेजरिंग कंजम्पशन। तो कंजम्पशन मेजर करने के लिए दोस्तों इसमें ये 1 ईयर वाले ये में आपका यूज हो जाएगा। देखिए, क्लॉथिंग, ठीक है, जिसको 1 ईयर में हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर फूड वियर, फिर इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर एजुकेशन। और देखिए दोस्तों, फूड आइटम्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में, क्योंकि फूड आइटम्स तो जनरली लोग परचेज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। MRP मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में आपका बस क्या क्या यूज होगा, क्लोथिंग, फुटवियर, मेडिकल एक्सपेंसेस और एजुकेशन, ये 4 चीज़ें यूज होगी आपकी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4 एंड 5 ओनली। वैसे दोस्तों एक बार आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। मुझे बस एक कन्फ्यूजन ये है कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में फूड आइटम्स भी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में दोनों अगर आते हैं लास्ट मंथ का कंजम्पशन और लास्ट ईयर का कंजम्पशन, तो लास्ट ईयर के कंजम्पशन में तो ये सब आ जाएंगे, क्लोथिंग, फूड वियर, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन। एंड लास्ट मंथ के कंजम्पशन में फूड आइटम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, यू विल हैव टू कन्फर्म दैट। आई एम वेरी सॉरी, आई एम जनरली नॉट दैट अनप्रिपेयर्ड, बट इसके बारे में मुझे अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, पॉवर्टी गैप रेशियो के बारे में। देखिए, पॉवर्टी एक होता है हेड काउंट रेशियो, यानी पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग पुअर हैं, ठीक है, इसको बोला जाएगा हेड काउंट रेशियो। अब पॉवर्टी गैप रेशियो क्या बताता है दोस्तों, जो लोग पुअर हैं वो कितने पुअर हैं, यानी मान लीजिए ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन है, तो पॉवर्टी लाइन के कोई कितना नीचे है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के कोई थोड़ा ही सा नीचे, यानी कि वो थोड़ा सा अगर उसका इनकम सपोर्ट दे दिया जाए तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएगा। लेकिन कोई अगर बहुत नीचे है तो उसको क्या बोल लेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने के बाद ही वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो पाएगा। तो याद रखिएगा, जो हेड काउंट रेशियो होता है दोस्तों, हेड काउंट रेशियो होता है वो पॉवर्टी का स्प्रेड बताता है, पॉवर्टी का स्प्रेड बताता है। और जो पॉवर्टी गैप रेशियो है वो पॉवर्टी का डेप्थ बताता है, पॉवर्टी कितनी गहराई है, ठीक है।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। द पोवर्टी गैप रेशियो इज द मीन शॉर्टफॉल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम द पोवर्टी लाइन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द पोवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि पोवर्टी लाइन से कितना पीछे हैं लोग, पोवर्टी लाइन से कितना पीछे हैं लोग, यही बताता है पोवर्टी गैप रेशियो। तो बिल्कुल पोवर्टी गैप रेशियो इज द मीन शॉर्टफॉल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम द पोवर्टी लाइन। यस, यानी कि ऑन एन एवरेज जो लोग पुअर हैं वो पोवर्टी लाइन से कितना नीचे हैं, यही बताता है आपका पोवर्टी गैप रेशियो। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, देयर वाज नियरली 50% डिक्लाइन इन द पोवर्टी गैप रेशियो बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया ड्यूरिंग 2004 टू 2011-12 पीरियड। तो यस दोस्तों, आप देखिए तो लगातार पोवर्टी हमारे यहाँ कंट्री में रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आपका पोवर्टी गैप रेशियो रूरल एरियाज में भी 50% के आसपास डिक्लाइन हुआ है, अर्बन एरियाज में इवन 50% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इसी पीरियड में। तो इस बात को आपके ध्यान रखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब सिंपल है कि पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग बिलो पोवर्टी लाइन है। ठीक है, बस। तो इट इज वाइडली यूज्ड एंड रिप्रेजेंट्स द कट ऑफ पॉइंट बिलो विच पीपल आर कंसिडर्ड एज पुअर। तो दोस्तों जो हेड काउंट रेशियो है उसमें हम लोग कट ऑफ पॉइंट का ही यूज करते हैं, जैसे पोवर्टी लाइन का यूज करते हैं, और इसके नीचे कोई भी हुआ तो उसको पुअर मानते हैं, और उसके ऊपर कोई भी हुआ तो उसको नॉट पुअर मानते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए, द हेड काउंट रेशियो डज नॉट गिव इनसाइट्स अबाउट द सीवियरिटी ऑफ पोवर्टी। दोस्तों एक सेकेंड, पहला देखिए, इट इज वाइडली यूज्ड एंड रिप्रेजेंट्स द कट ऑफ पॉइंट बिलो विच पीपल आर कंसिडर्ड एज पुअर। तो दोस्तों ये आपका हेड काउंट रेशियो के बारे में नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका पोवर्टी लाइन के बारे में है। पोवर्टी लाइन को वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके नीचे जो भी लोग हैं उनको पुअर माना जाता है। और हेड काउंट रेशियो का मतलब वो कि कितने लोग पोवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो पहला देख लीजिए, इट इज वाइडली यूज्ड एंड रिप्रेजेंट्स द कट ऑफ पॉइंट बिलो विच पीपल आर कंसिडर्ड एज पुअर। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका हेड काउंट रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करा। दूसरा देखिए, द हेड काउंट रेशियो डज नॉट गिव इनसाइट्स अबाउट द सीवियरिटी ऑफ पोवर्टी। बिल्कुल सही बात है, ये बस बताता है कि कितने लोग पुअर हैं, वो लोग कितने पुअर हैं, ये बात हेड काउंट रेशियो नहीं बताता। तो दूसरा बिल्कुल सही है। फिर तीसरा देखिए, बिलो द पोवर्टी लाइन कैटेगरी इज मार्क्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स वैल्यू। तो बिलो द पोवर्टी लाइन कैटेगरी जो है, यानी कितने लोग बिलो द पोवर्टी लाइन है, वो हेड काउंट रेशियो के द्वारा ही बताया जाता है। तो यस, ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हेड काउंट रेशियो के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बता रहा है पोवर्टी लाइन के बारे में, ना कि हेड काउंट रेशियो के बारे में। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट 1 इज अबाउट पोवर्टी लाइन, और ये आंसर इसका गलत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज सिचुएशनल पोवर्टी। तो सिचुएशनल पोवर्टी बोलते हैं दोस्तों, अगर कोई भी सडन क्राइसिस आ जाए, जैसे किसी की डेथ हो जाए, किसी का डाइवोर्स हो जाए, या किसी का भूकंप पे किसी का घर टूट जाए, ऐसा कुछ भी हो, तो जो पोवर्टी आती है उसको सिचुएशनल पोवर्टी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिचुएशनल पोवर्टी इज जनरली कॉज्ड बाय सडन क्राइसिस और लॉस एंड इज ऑफन टेम्पोररी। यस, दिस इज टोटली ट्रू। तो सिक्स्थ का ए इज द राइट आंसर। सिचुएशनल पोवर्टी इज जनरली कॉज्ड बाय सडन क्राइसिस और लॉस एंड इज ऑफन टेम्पोररी। सिक्स्थ का ए इज द राइट आंसर। ऑलराइट, दोस्तों क्वेश्चन 7 देखते हैं। A substantial percentage of Indian population lives in slums than it does in China. This refers to an example of what kind of poverty? देखिए, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से क्या किया जाता है, किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो इस टाइप के सिचुएशन को बोला जाएगा रिलेटिव पोवर्टी। इसको क्या बोला जाएगा, रिलेटिव पोवर्टी, यानी इंडिया इन रिलेशन टू चाइना, इंडिया इन रिलेशन टू चाइना। ठीक है,
ये ज़्यादा पुअर है, ठीक है। इंडिया इन रिलेशन टू चाइना ज़्यादा पुअर हो सकता है कि इंडिया इन रिलेशन टू पाकिस्तान कम पुअर हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है ये रिलेटिव पॉवर्टी का एग्जाम्पल है। तो 7th का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द गिनी कोएफिशिएंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोएफिशिएंट इनकम में और वेल्थ में इनइक्वालिटी बताता है। तो इनइक्वालिटी इन इनकम बता रहा है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू है जो 0 से लेकर के 1 तक वैरी करता है, 0 है अगर गिनी कोएफिशिएंट, तो देखिए याद रखिए गिनी कोएफिशिएंट इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी बता रहा है। तो अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 है यानी इनइक्वालिटी 0 है, यानी कि वहाँ के सारे लोग जो है इक्वल है, ठीक है, इक्वल इनकम कमा रहे हैं। और अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा इनकम जो है एक ही इंसान कमा रहा है और बाकी लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा इनइक्वालिटी है किसी कंट्री में तो उसका जो वैल्यू होगा गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू वो 1 के तरफ होगा, और ज़्यादा इक्वालिटी है कंट्री में तो उसका वहाँ पर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 की तरफ होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए, तो अ वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स परफेक्ट इक्वालिटी वेयर एवरीबडी हैज़ द सेम वेल्थ एंड इनकम, एंड 1 इंडिकेट्स परफेक्ट इनइक्वालिटी दैट इज वेयर 1 पर्सन ओन्स ऑल द वेल्थ इन ए कंट्री। यस, बिल्कुल सही। वैल्यू ऑफ 1 तो जो है गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 होना और वैल्यू 0 होना दोनों ही मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक कंट्री की सारी वेल्थ और सारी इनकम एक ही इंसान के पास हो और बाकी सारे लोग के पास 0 इनकम और 0 वेल्थ हो, ठीक है। बट यस, थ्योरेटिकली यही चीज़ सही है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, वैल्यूज ग्रेटर देन 1 इज थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सोचिए 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं हम लोग तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है और 1 के पास आते हैं, यानी इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी इनकम जो है एक इंसान कमा रहा है, एक इंसान सारा इनकम कमा रहा है और बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? 0 इनकम कमा रहे हैं, 0 इनकम कमा रहे हैं। तो क्या वैल्यू 1 से भी बड़ा हो सकता है? आप सोच करके देखिए। आपको लग रहा होगा कि 1 से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है, लेकिन 1 से भी बड़ा वैल्यू हो सकता है दोस्तों। कैसे? कि जो सारी की सारी इनकम एक आदमी कमा रहा है और ये बचे हुए लोग 0 इनकम नहीं कमा रहे हैं, वो निगेटिव इनकम कमा रहे हैं, यानी कि हर महीने उनसे ही कुछ ले लिया जा रहा है, ठीक है। कि तुम सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन का पैसा दो, ऐसे करके उनके पास जो भी कुछ है उनका ब्लड निकाल लिया जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, कि ब्लड निकाल करके तुम हमें पे करो, ठीक है। इनकम तो तुम्हें कुछ मिलेगी नहीं। तो दोस्तों खैर ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, बट थ्योरेटिकली ये भी पॉसिबल है कि गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 से भी बड़ा, ये 1 से भी बड़ा हो सकता है। तो 2 आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों जिस मतलब कि आप जाइए किसी जगह में और आपको साफ साफ दिख जाए कि हाँ ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर लेबर्स कांट फाइंड वर्क एंड लिव अनएम्प्लॉयड, यानी लेबर चाहते काम करना लेकिन उनको काम मिल ही नहीं रहा है तो एकदम अनएम्प्लॉयड की तरह वो ऐसे बैठे हुए हैं। आप जाइए सीधा उनको गिन लीजिए कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो 9th का बेसिकली सी इज द राइट आंसर। बाकी देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, ये सब इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। और तो 9th का सी इज द राइट आंसर, ओके। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द रिपोर्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इज पब्लिश बाय, दोस्तों जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। आप कमेंट में ये बताइए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन से रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है दोस्तों। ILO के सारे रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कमेंट में जरूर बताइए कि ILO और कौन कौन से रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। तो 10th का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट? दोस्तों सर्च अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है, वो फेज होता है, जैसे एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। कोई इंसान ए में काम करता था, ए का जॉब उसको बहुत अच्छा नहीं लगा तो उसने छोड़ दिया जॉब, और वो बी सी डी इन सब में क्या कर रहा है? जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है। तो जब उसको सुटेबल जॉब मिल जाएगी तो वो जॉब ले लेगा, ठीक है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, तो 11th का बी इज द राइट आंसर। ये सब सिंपल है, आप एक बार पढ़ करके आओगे तो आपको सीधे याद आ रहा होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं दोस्तों। व्हेन कंपनीज एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रिस्पॉन्ड बाय कटिंग बैक ऑन देयर प्रोडक्शन। यानी आपको पता है दोस्तों, बिजनेस जो है साइक्लिकली चल काम करता है। एक बार डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर एक बार डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाता है। जब डिमांड बढ़ने लगता है तो लोग जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब डिमांड घटता है तो उन सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, ले ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल नहीं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का साइकिल होता है बूम एंड बस्ट का, ठीक है। तो बूम के समय जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो उसको बस्ट तो नहीं, लेकिन रिसेशन के समय जो है या फिर कॉन्ट्रैक्शन के समय उसको क्या करना होगा, उसको ले ऑफ करना होगा, यानी उनको फायर करना होगा दोस्तों। तो इसको हम लोग, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जब कंपनीज एक्सपीरियंस रिडक्शन इन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रिस्पॉन्ड बाय कटिंग बैक ऑन देयर प्रोडक्शन मेकिंग इट नेसेसरी टू रिड्यूस देयर वर्क फोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन इफेक्ट वर्कर्स आर लेड ऑफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो दिस इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस का जो साइकिल बिजनेस का जो साइकिल है आपका ग्रोथ का और कॉन्ट्रैक्शन का या फिर रिसेशन का, तो उस साइकिल के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 13 देखते हैं। अबाउट द तेंदुलकर कमिटी ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ओके, पहला देखिए कि इट इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे तेंदुलकर कमेटी से पहले जो पॉवर्टी कैलकुलेट की जाती थी वो की जाती थी लकड़ा वाला कमेटी के आधार पर, ठीक है। तो लकड़ावाल कमेटी का ये मानना था कि जितना एजुकेशन है और हेल्थ केयर है ये तो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज मेनली बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर खर्च को क्यों जोड़ना पॉवर्टी के एस्टिमेशन में। लेकिन दोस्तों 1990s के बाद धीरे धीरे आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में और हेल्थ केयर में काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। प्लस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर भी काफ़ी बढ़ गया। तो इसलिए तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के खर्च को भी आपको जो है पॉवर्टी जो कंजम्पशन बास्केट में ऐड करना चाहिए। तो यस, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, एक करेक्ट है, दूसरा देखिए। द कमिटी रिकमेंडेड यूजिंग यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बेस्ड एस्टिमेट्स एज अपोज टू द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बेस्ड एस्टिमेट्स दैट वेर यूज्ड इन अर्लियर मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। ये बात गलत है दोस्तों। अर्लियर पीरियड्स में तेंदुलकर कमेटी से पहले जो है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज होता था, ठीक है। और तेंदुलकर कमेटी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मैंने आपको ऊपर बताया था मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में एक साल में जो इनफ्रीक्वेंट चीज़ें खरीदी जाती हैं उसके बारे में पूछा जाता है, और लास्ट मंथ में जो फ्रीक्वेंटली चीज़ें खरीदी जाती है उसका पूछा जाता है, ठीक है। तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में तो तेंदुलकर कमेटी ने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को इंट्रोड्यूस किया था, ना कि खत्म किया था। तो दूसरा तो आपका गलत है। तो 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वेर कॉन्स्टिट्यूटेड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इनमें से कौन कौन सी कमिटी जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला समझ लीजिए जो VM डांडेकर कमेटी है दोस्तों, ये सबसे पहली कमेटी है। VM डांडेकर कमेटी 1971 में इसको सेट किया गया था, और ये आपका नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के आधार पर ये पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए इसको सेट किया गया था। फिर अलग कमेटी के बारे में भी आपको पता है कि ये प्लानिंग कमीशन का एक टास्क फोर्स था, ठीक है। ये एक टास्क फोर्स था जिसको प्लानिंग कमीशन ने सेट किया था, क्रिएट किया था फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। फिर लकड़ावाला कमेटी के बारे में तो ऊपर में बताया है कि लकड़ावाला कमेटी जो है आपका यूज करता था एजुकेशन और हेल्थ केयर को यूज नहीं करता था पॉवर्टी एस्टिमेशन में, ये यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को यूज करता था। तो यस, ये भी पॉवर्टी एस्टिमेशन में काम किया है। फिर देखिए तेंदुलकर कमेटी, यस, तो तेंदुलकर कमेटी ने लकड़ावाला कमेटी में चेंजेस किया, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को भी लेकर के आए, प्लस यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को चेंज किया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में। तो यस, फोर्थ भी करेक्ट है। फिर सी रंगराजन कमेटी, दोस्तों जब तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ना पॉवर्टी बहुत बढ़ गई थी। देखिए
पॉवर्टी नहीं बढ़ गई थी, लेकिन पॉवर्टी कैलकुलेट करने का तरीका जो था इनका, इसके आधार पर पॉवर्टी बहुत बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट की बहुत बेइज्जती हो रही थी। तो फिर तुरंत से एक सी रंगराजन कमेटी बनाई गई, ठीक है, ताकि थोड़ी पॉवर्टी को वो घटाएं, मतलब वो ऐसा कुछ मेजर्स करें, ठीक है, जिससे कि नए मेथड से शायद पॉवर्टी थोड़ी कम दिखे लोगों को। तो खैर सी रंगराजन कमेटी भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी एस्टिमेशन से ही रिलेटेड है। और जो विवेक देबरॉय कमेटी है दोस्तों, ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये रेलवे से रिलेटेड है दोस्तों, रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो 6 तो छोड़ करके 1 2 3 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14th का डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉवर्टी लाइन बास्केट इज आर करेक्ट। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट कंप्राइजेज गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर्ड एसेंशियल टू ए बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फूड, क्लोथिंग, रेंट, कन्वेंस एंड इंटरटेनमेंट। मतलब पॉवर्टी लाइन बास्केट में जो जो उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। दूसरा देखिए, सिंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन रोज सिग्निफिकेंटली इन 1990s द तेंदुलकर कमिटी एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम द बास्केट। ये तो गलत है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि तेंदुलकर कमिटी ने इंक्लूड किया था एजुकेशन एंड हेल्थ को, ठीक है। ये लकड़ा वाला कमेटी थी जो कि एजुकेशन एंड हेल्थ को इंक्लूड नहीं किए थे। तो अब तो आपको याद भी होगा ये लगभग 3rd टाइम रिपीट हो रहा है। तो 15th का ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द हार्मोनाइड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब आप देखेंगे गवर्नमेंट का तो आपको लगेगा 3% है, 4% है, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है डेटा। वो दोस्तों हार्मोनाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं। तो हार्मोनाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो लोगों को अनएम्प्लॉयड माना जाएगा उन एक तो वो वर्किंग एज में होने चाहिए, यानी 15 से आपका 65 के बीच में, प्लस उनके पास कोई भी काम नहीं होना चाहिए, प्लस वो काम के लिए अवेलेबल होना चाहिए, प्लस उन्होंने काम खोजने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाए हुए होने चाहिए। अब जिसमें से देखिए आपको पता है कि कई लोगों को जब लगता है कि कुछ काम है ही नहीं तो वो लोग स्टेप्स भी नहीं उठाते हैं। तो अगर उन्होंने स्टेप्स उठाए ही नहीं तो उनको अनएम्प्लॉयड काउंट ही नहीं किया जाएगा, इवन दो वो अनएम्प्लॉयड है रियलिटी में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हार्मोनाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु आर ऑफ वर्किंग एज, ठीक है, जो जिनके पास काम नहीं है, जो काम के लिए अवेलेबल है और जिन्होंने काम खोजने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो जब ये सारे कंडीशंस मीट किए जाएंगे तो फिर हार्मोनाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में उसको काउंट किया जाएगा। तो 16th का ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन 17 देखते हैं, अबाउट आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो चलिए ठीक है। तो इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया गया दोस्तों, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। फिर दूसरा देखिए, द प्रोग्राम इज सपोर्टेड पार्सली बाय द वर्ल्ड बैंक। यस, ये जो आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, it aims at creating effective and efficient institutional platforms to enable the rural poor to increase their household income। yes दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए जैसे ये है ना, ये बहुत ही कस्टमाइज्ड टाइप का आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड में एक जगह है साहिबगंज, और वहां पर फ्लोरीन नहीं, आर्सेनिक पॉल्यूशन होता है दोस्तों। तो अब सोचिए, यहाँ पे 1 गलत है, 2 सही है, देखिए 3 भी सही है। आर्सेनिक पॉल्यूशन होता है तो लोगों का हेल्थ इससे खराब होगा। तो ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके तहत क्या किया जाएगा कि वहाँ की ग्रामीण महिलाओं को ऐसा प्लांट सेटअप करने के लिए हेल्प किया जाएगा जिस प्लांट के थ्रू आर्सेनिक पॉल्यूशन को भी क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। जैसे उसको सैंड बेस्ड फिल्टर प्रोवाइड किया जाएगा उनको,
ठीक है। और भी तरह तरह की चीज़ें उनको टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जाएगी और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा ऐसा कि उस एरिया का आर्सेनिक पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और प्लस महिलाओं को रोजगार भी मिल जाए। तो इस टाइप के कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन जो है ये आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो 17th का ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल ध्यान में रहे तो और अच्छा है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। इट वाज लॉन्च अंडर मेक इन इंडिया मिशन, तो ये नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया था स्किल इंडिया मिशन के अंदर, स्किल इंडिया मिशन के अंदर, ना कि मेक इन इंडिया मिशन के अंदर। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, इट एम्स एट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन यूथ फॉर ए बेटर लाइवलीहुड, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर तीसरा देखिए, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसान कौशल विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यस दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वही आपका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी रहेगी या फिर नोडल एजेंसी रहेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट बेसिकली। तो 18th का सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, इट वाज लॉन्च बाय यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो 1 आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2 देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पॉवर्टी इज यूनिडायमेंशनल। दोस्तों अगर आपको जरा सी अंग्रेजी आती होगी और कम से कम क्लास 6 के बच्चे का दिमाग होगा तो ये स्टेटमेंट तो आप खुद से ही काट देंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस बात पर बेस्ड होगी ना कि पॉवर्टी यूनिडायमेंशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, इट टेक्स इनटू अकाउंट 3 डायमेंशंस ब्रॉडली हेल्थ है, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती है उसके तहत 3 डायमेंशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और इन तीनों के अंदर टोटल 10 पैरामीटर्स हैं। और ध्यान में ये रहे कि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का एक इंडियन वर्जन भी पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। वो भी आपके 3 डायमेंशन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ही बात करता है, लेकिन उसमें 10 पैरामीटर नहीं है, उसमें टोटल 12 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और रिसेंटली एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने पब्लिश भी किया है दोस्तों, और उसके बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, हालांकि मैं वो आपको कवर करा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो क्वेश्चन 19th का 3 इज ए राइट स्टेटमेंट। ठीक है, तो 19th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। ओके, आई क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमजी नरेगा। ठीक है, एमजी नरेगा के बारे में, एमजी नरेगा आपको पता ही होगा, नरेगा स्कीम, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 days ऑफ स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू वर्क। सब कुछ सही है, लेकिन स्किल्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ये नहीं प्रोवाइड करता है, ये अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करता है, अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी गड्ढा खोदने का वगैरह वगैरह उस टाइप का काम। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों। दूसरा देखिए, द एक्ट मैंडेट्स ग्राम सभा टू रिकमेंड द वर्क्स दैट आर टू बी अंडरटेकन। तो ग्राम सभा रिकमेंड कर सकती है एमजी नरेगा को वर्क, तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर दिस प्रोग्राम हैव टू बी वुमेन। तो यस दोस्तों, ये भी इसमें मेंशन्ड है कि काम इस तरीके से इसका डिसाइड किया जाएगा कि 1/3 काम जो है महिलाओं को दिया जा सके। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली। ऑलराइट, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, एंड ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको खुद ही आंसर करेंगे। अब आप कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया में पॉवर्टी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑलराइट, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच अ पर्सन्स इनकम फॉल्स बिलो अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द नेशनल मीडियन इनकम, while relative poverty is defined as a state in which a person cannot meet their basic needs। तो मतलब ये है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसको बोलेंगे जब लोगों का इनकम जो है नेशनल मीडियन इनकम से कम हो, और रिलेटिव पॉवर्टी तब बोलेंगे जब पर्सन अपनी
बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर सके। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, अलग कमिटी इन 1979 डिटरमाइंड अ पॉवर्टी लाइन based on monthly per capita expenditure, and Rangarajan committee report in 2014 determined a poverty line based on a minimum daily requirement of calories for an adult। ठीक है, तो मतलब जो अलग कमिटी है वो पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन को तैयार किए थे, और रंगराजन कमिटी जो है वो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन को क्रिएट किए थे। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी फिनिश होता है, और इसी के साथ हमारा इकोनॉमी का ऑल टू ऑल एमसीक्यूज भी फिनिश होता है दोस्तों। अगर आपने पूरा सेशन अटेंड किया है शुरू से अंत तक, तो आपके इकोनॉमी के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। ठीक है, और आपने अगर नहीं देखा है तो अब आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। प्रीलिम्स के आने से पहले पहले आप सारा का सारा जो है एमसीक्यू सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज को बेसिकली आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, CSE विथ आनंद मोहन इस चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।